क्या सबको स्क्रीन विजिबल हो रही है, पीपीटी? Yes, ma'am. Yes, पीपीटी, ma'am. ओके। ओके क्लास, the recording is started now. You can mention your attendance in the chat box with your section. Okay class, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, जो हम लोग थ्योरीज की बात कर रहे थे, अलग अलग थ्योरीज। हम लोगों ने 4 थ्योरीज पढ़ी थी। नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, देन उसके बाद हम लोगों ने पढ़ी थी ट्रेडिशनल अप्रोच, और उसके बाद लास्ट हम लोगों ने पढ़ी थी अप्रोच एमएम अप्रोच। इसमें से एमएम अप्रोच के ऐसी अप्रोच थी जो पहले तो थ्योरी ऑफ इररिलेवेंस में का पार्ट थी, और जैसे ही हम टैक्सेस ऐड करते हैं एमएम थ्योरी में, वैसे ही हम देखते हैं कि जो थ्योरी ऑफ इररिलेवेंस है वो थ्योरी ऑफ रेलेवेंस बन जाती है। क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं कि नेट ऑपरेटिंग इनकम की अगर हम लोग बात करते हैं, तो नेट ऑपरेटिंग इनकम में हमने वो ये देखते हैं कि ऑपरेशन से रिलेटेड प्रॉफिट की बात होती है, तो कहीं ना कहीं हम टैक्सेस को उसका पार्ट नहीं मानते हैं, क्योंकि हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तक रहते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक रहते हैं। तो ऑब्वियसली ऐसे ही सेम जैसा नेट ऑपरेटिंग इनकम होती है कि थ्योरी ऑफ इररिलेवेंस में आती है, वैसे ही एमएम थ्योरी दोनों का ही पार्ट थी। यानी टैक्सेस जब हो जाते आते हैं तब वो थ्योरी ऑफ रेलेवेंस का पार्ट बन जाती है, और उससे पहले वो थ्योरी ऑफ इररिलेवेंस का पार्ट रहती है। तो बेसिकली हम लोगों ने 4 थ्योरीज पढ़ी, और हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कोई केस स्टडी जो इन पर बेस होगी, जिसके थ्रू हम ये समझ पाए कि कैसे ये थ्योरीज हमारे करंट जो प्रैक्टिकल में अगर हम देखें कि कंपनी का पार्ट कैसे बनती है, और कैसे हम कंपनीज में इन थ्योरीज को अलग अलग लेवल्स पर डिफाइन करते हैं, यूज करते हैं। फाइन। आज क्लास हम लोग बात करेंगे कैपिटलाइजेशन की। ठीक है, जैसे हम लोगों ने कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करी थी, आज हम लोग बात करेंगे कैपिटलाइजेशन, और उसकी मीनिंग, डेफिनेशन, नीड, और 2 थ्योरीज होती हैं उसकी। इसकी थ्योरीज आसान है काफी, तो हम उन थ्योरीज की बात करेंगे। ओके, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन refers to the total amount of long term funds employed by the firm। और कैपिटल स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करते हैं, तो कैपिटल स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर वर्ड यूज हो रहा है, इसलिए वो सिग्निफाइज करता है काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज या पोर्शंस। ठीक है, तो अगर हम लोग कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं तो एज अ होल करते हैं, यानी हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टर्म जो फंड्स एम्प्लॉयड किए हैं वो कितने किए हैं। ठीक है, फाइन। अगर हम लोग इसमें बात करते हैं, और अगर हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, तो हम पोर्शंस की बात करते हैं कि हम अपने स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कौन सा पोर्शन ज्यादा कर दें या कौन सा पोर्शन को कम कर दें। फाइन। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है अगर हम लोग कैपिटलाइजेशन या कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। और बेसिकली ये दोनों ही चीजें ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी होती हैं। कैपिटलाइजेशन इसलिए क्योंकि कैपिटलाइजेशन में ओवरऑल एक फर्म ये जानना चाहती है कि लॉन्ग टर्म में उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। शॉर्ट टर्म का तो अलग है, लेकिन लॉन्ग टर्म फंड में कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ऑब्वियसली हम लोग डिबेंचर्स और जो हमारे शेयर्स होते हैं, इक्विटीज होती हैं या प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, इनको हम लॉन्ग टर्म फंड ही मान के चलते हैं। तो कितना इन्वेस्टमेंट है जो कि इसमें इन्वेस्टमेंट लोगों का मतलब लॉन्ग टर्म में कितने आप इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कितने आपकी जो फंड्स हैं वो लॉन्ग टर्म में एंगेज हो रखे हुए हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं और डीपली कि व्हाट इज कैपिटलाइजेशन। ऑल कॉस्ट दैट बेनिफिट more than one accounting period or fiscal year are required to be capitalized according to GAAP क्लास। ये GAAP है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जब हम अपने अकाउंट्स बनाते हैं
फॉर एग्जाम्पल हमारी एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है और हमने अपने अकाउंट्स मेंटेन किए हैं, ऑब्वियसली कैश, रॉ मटेरियल, लेबर चार्जेस हम लोग ही बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जितने भी अकाउंट्स मेंटेन किए जा रहे होते हैं ना, तो ये जो गैप के अकॉर्डिंग किए जा रहे होते हैं। तो ये जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, क्या चीज डेबिट होनी है, कितनी डेबिट होनी है, कैसे होनी है, या डेबिट होनी है या क्रेडिट होनी है, जो उसका डुअल एस्पेक्ट है वो हमें लेके चलना है। तो यहाँ पे वही बात करी जा रही है कि कैपिटलाइजेशन में भी जो लॉन्ग टर्म है, वो लॉन्ग टर्म में कौन कौन से हैं, उनमें कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, ये सारी चीजें एज पर दी रूल्स एंड रेगुलेशंस इनको देखा जाता है। तो यहाँ पर उसी की बात करी जा रही है कि किस तरीके से आप गैप का यूज करते हो और उसको एप्लीकेबल करते हो। देन हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे डेफिनेशन की। अगर हम लोग बात करें तो अच्छा, ये जो आगे एक लाइन लिखी हुई है इसको भी समझ लेते हैं। दिस इज कंसिस्टेंट विद द मैचिंग प्रिंसिपल बिकॉज रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस आर मैच्ड इन ईच अकाउंटिंग पीरियड। अगर आपने अकाउंट्स के बेसिक अगर पढ़ा हो तो हम लोग ये देखते हैं ना कि अगर हमारा डेबिट साइड, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई चीज कैश में परचेज करी, ठीक है, यानी आपका आपकी तरफ से क्या किया है, वो जैसे हम लोग अकाउंट से पढ़ते हैं ना, उसके कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, इस तरह से गोल्डन रूल्स आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो हम क्या कहते हैं, जब हमारे पास से कैश जा रहा है या हमारे पास जो चीज आ रही है, तो एक चीज को हम क्या कर रहे होते हैं, डेबिट, और एक चीज को क्रेडिट कर रहे होते हैं। यानी कितने भी कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, क्लियर। एक डेबिट हो रहा होता है, एक चीज क्रेडिट हो रही होती है। यानी आपके पास कोई चीज आ रही होती है, यानी आप चाहे वो प्रोडक्ट खरीदो या वो सर्विस अवेल करो, और आपके पास से या तो कैश जा रहा होता है, नहीं तो आप क्या करते हो, क्रेडिट पे खरीदते हो। तो क्रेडिट पे खरीदते हो तो ऑब्वियसली आपका नाम वहां पे मेंशन हो जाता है। तो या हम क्रेडिट पे अगर देते हैं तो नाम मेंशन हो जाता है फ्यूचर में, या डिस्काउंट्स हो रहे होते हैं जो भी। तो कहीं ना कहीं हम हर चीज के दो एस्पेक्ट को लेके चलते हैं, और दोनों ही चीज है, जब सेम चीज है, जितने में खरीदा है प्रोडक्ट की वैल्यू उतनी ही हुई, तो दोनों साइड्स मैच होने चाहिए। वही चीज ये यहाँ पर बोल रहे हैं, एज पर दी गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोथ द साइड शुड बी इक्वल। अगर हमारे दोनों साइड इक्वल नहीं हो रहे, इट मीन्स कि हमने कोई गलती करी हुई है। जैसे हम तो बोलते हैं ना, एसेट्स और हमारी लायबिलिटीज मैच होनी चाहिए। सेम इसी तरीके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारी डेबिट, हमारा क्रेडिट साइड मैच होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे रेवेन्यूज और हमारे एक्सपेंसेस को मैच होना चाहिए, ठीक। तो ये जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, हमें यही बताते हैं। तो हम डेफिनेशंस की तरफ अगर जाते हैं, कैपिटलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एन एक्सपेंस और कॉस्ट in a permanent account and systematically allocating over future periods। सिंपल सी बात है कि हम जितने भी एक्सपेंसेस कर रहे हैं, जो भी हमारी कॉस्ट लग रही है, किस में इंडल्ज हो रही है वो कॉस्ट हमारी, यानी हम एक परमानेंट, कोई एक परमानेंट सस्टेनेबल चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि हम लॉन्ग टर्म चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उसको हम बोलेंगे कैपिटलाइजेशन। और ये लिखा ना फ्यूचर पीरियड्स, यानी काफी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक। अब कुछ डेफिनेशंस जो राइटर्स ने दिए हैं, इनको हम जल्दी से देख लेते हैं। गुटमैन एंड डोगल साहब ने कहा है, कैपिटलाइजेशन इज द सम ऑफ द पार वैल्यू ऑफ स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स आउटस्टैंडिंग। पार वैल्यू हम लोग बोलते हैं, एक होता है ना प्रीमियम वैल्यू, एक होती है डिस्काउंटेड वैल्यू, और एक होती है एट पार। प्रीमियम जब हम एडिशनल कुछ दे रहे होते हैं, डिस्काउंट जब हम मान लीजिए 100 है, 100 में से डिस्काउंटेड वैल्यू 90, ठीक है, तो 100 एट पार हो गया, 110 अगर होता है तो वो प्रीमियम हो गया। तो यहाँ पर वही बात बोली जा रही है कि एक पार वैल्यू जो आपकी 100% वैल्यू है, जिसपे आपने स्टॉक्स, बॉन्ड्स और ये सारी चीजों में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उस पूरे अमाउंट को, उस पूरे सम ऑफ द अमाउंट को हम लोग बोलते हैं कैपिटलाइजेशन। नेक्स्ट है बोन वैल्यू एंड डेवी साहब ने बोला है, कैपिटलाइजेशन इज द बैलेंस शीट वैल्यू ऑफ स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स आउटस्टैंड। सेम ही है इनकी एक तरीके से, कि हमारे बैलेंस शीट में जो हमारे स्टॉक्स, बॉन्ड्स और आउटस्टैंडिंग्स है, इनकी जो वैल्यू करी जाती है, उसको हम बोलते हैं कैपिटलाइजेशन। थर्ड वाली है आरहर एस डरिंग सामने बोला है, कैपिटलाइजेशन इज द सम टोटल ऑफ द पार वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स।
इन्होंने बोला है जो भी शेयर्स की टोटल वैल्यू होती है, पार वैल्यू की बात करी जा रही है, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटलाइजेशन। ठीक, अगर हम कोई भी एग्जाम्पल ले लें, यहाँ पर ये एग्जाम्पल है, फॉर इंस्टेंस अ कंपनी vehicle will last more than one accounting period. It will probably last 10 or more accounting periods. The matching principle states that the vehicle cannot be recorded as an expense in the year. व्हीकल या कोई भी चीज, मान लो हम लॉन्ग टर्म के लिए अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कोई चीज हम परचेज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसमें जैसे हम लोग व्हीकल की बात कर ले, तो व्हीकल में क्या होता है कि कहीं ना कहीं हम उसको श्योर करते हैं कि बाद में उसका डेप्रिसिएशन और ये सारी चीजें लग जाती हैं, तो ये स्टार्टिंग में नहीं लगती ना, स्टार्टिंग में तो आप इन्वेस्टमेंट ही है आपका, तो वही चीज बोली जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई व्हीकल खरीदा है, या आपने कोई और चीज, मान लो लैंड परचेज किया है, तो लैंड में भी आप फेंसिंग करा रहे हो, और भी चीजें करा रहे हो, तो कहीं ना कहीं अगर आप वैल्यू में कुछ मेंटेनेंस कर रहे हो, तो वो वैल्यू बाद में आप उसकी कॉस्ट में ऐड करते हो, लेकिन इनिशियल लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट ही बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं जब हम फ्यूचर में बात करेंगे तो उसको बात करेंगे, कोई व्हीकल की बात कर रहे हैं या कोई लैंड की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारा कैपिटलाइजेशन का ही पार्ट है, और हम लोग उसको ऐड कर लेते हैं उसमें। फिर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब ये कैपिटल स्ट्रक्चर तो हम लोग पढ़ ही रहे थे, अब ये कैपिटलाइजेशन की नीड क्यों बढ़ गई, ठीक है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि कैपिटलाइजेशन की नीड क्यों हो गई। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नीड ऑफ कैपिटलाइजेशन। Generally, the problem of capitalization arises in the following circumstances. ठीक, बेसिकली क्योंकि हम लोगों ने एक सिंपल सा लॉजिक पढ़ा कि कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ पोर्शन, ये पोर्शन की बात करता है, और कैपिटलाइजेशन एज अ होल, एज अ पार वैल्यू की बात करता है। तो ये एक जो डिफरेंस है, इसकी वजह से हमें कैपिटलाइजेशन की नीड हुई। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ प्रमोशन इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, यानी जब कंपनी हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, स्टार्ट करते हैं या प्रमोट करते हैं, तब हमें जरूरत होती है होल, एज अ होल बताने की कि एज अ होल अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हम अपनी कंपनी में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम लोग कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल कोई नया तरह का, जैसे अभी चल रहा है ना एप्पल का प्रिवेसी, फॉर एग्जाम्पल प्रिवेसी वाला चल रहा है कि आप अगर एप्पल का फोन लेते हो, और सोशल मीडिया की प्रिवेसी के ऊपर बहुत सारी बातें भी हुई हैं, तो यू शुड परचेज एप्पल फोन फॉर प्रिवेसी, ऐसा कुछ प्रमोट किया जा रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी हम लोग यही बात करें कि जब कोई नया प्रमोशन करते हो या आपकी कंपनी स्टार्ट होती है, तो जब आपको अपनी कंपनी के बारे में बताना है लोगों को, तो आप अलग अलग नहीं बताओगे, आप ये नहीं बता सकते कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो शेयर्स की इतनी वैल्यू है, हमारी कंपनी में लोगों के शेयर्स इतने हैं, हमारी कंपनी में डिबेंचर्स इतने हैं, जब भी आप बात करोगे ना जब इस तरह की, तो आपको एज अ होल बताना पड़ेगा। आपको अगर रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी कोई चीज, तो आपको एज अ होल रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर उसी चीज की बात हो रही है। फिर सेकंड पॉइंट है एट द टाइम ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी, अगर आप एक्सपेंशन कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल पीएनजी कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं, उन्होंने बोला भाई ऐसा है कि हमारे यहाँ हमारे पास जो कहा जाए कंज्यूमर गुड्स बहुत सारे हैं, जो सोप है, शैम्पू है, हम एक करते हैं कोई नया प्रोडक्ट अब डालते हैं, उन्होंने कहा कि हम आईवीआर के जोन में आएंगे, हम गॉगल्स बनाएंगे, ठीक है, तो पीएनजी ने अपना गॉगल्स वाला पार्ट ऐड कर लिया, तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे हैं, पहले से उनकी ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन उसका वो एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो जब वो एक्सपेंशन करेंगे तब भी तो उनको बताना पड़ेगा कि कैसे वो ओवरऑल उसकी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, उस वैल्यू में उन्होंने कौन सा ऐसा लॉन्ग टर्म एसेट्स परचेज किया हुआ है, कौन सा ऐसा लॉन्ग टर्म चीज है जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, उनकी कॉस्टिंग आई हुई है। तो आपको वो बताने के लिए आपको कैपिटलाइजेशन की नीड होती है। नेक्स्ट बात करें, at the time of amalgamation and absorption of two or more companies,
अमलगेमेशन और एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन काइंड ऑफ एक्वायर होता है। एक्वायर में जैसे ए कंपनी ने बी कंपनी को एक्वायर कर लिया, ठीक है। जैसे फेसबुक ने व्हाट्सएप को ज्यादा शेयर्स में परचेज कर लिया है, या अगर हम लोग बोले कि अडानी कंपनी ने बहुत सारे जो, जैसे आपने फॉर एग्जांपल सुना होगा नेट मेट्स करके एक ऑनलाइन मतलब मेडिसिन परचेज कर सकते हैं आप, उसमें उनकी एक वेंचर है। तो वो अडानी ग्रुप ने परचेज किया हुआ है, तो netmeds.com करके होता है। वहां पे आप थ्रू दी इंटरनेट वेबसाइट यू कैन परचेज मेडिसिन ऑनलाइन। तो ये आप क्या कर रहे हो, आपने एब्जॉर्प्शन किया, आपने एब्जॉर्ब कर लिया और कंपनीज को अपनी कंपनी में। या अमलगमेशन होता है, अमलगमेशन जब दो कंपनीज मिक्स हो जाती हैं, जैसे हम लोग बोल सकते हैं वोडाफोन और आइडिया। अब आप देखते हो ना, पहले वोडाफोन का वी आता था, अब वोडाफोन का सॉरी आइडिया का आई भी रहता है, और नीचे वो एक येलो कलर का डॉट रहता है, सो दैट यू कैन चेक कि हाँ भाई ये आइडिया का आई है और वोडाफोन का वी है। तो अमलगमेशन जब भी हो रहा होता है, इनके आगे स्पेसिफिकली अलग अलग चैप्टर्स हैं, क्योंकि अमलगमेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत सारे अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। तो अमलगमेशन में दो कंपनियां जब ज्वाइंट होती हैं, यानी फॉर एग्जांपल ए और बी कंपनी अगर मिलती है, तो दोनों ही कंपनी का अपना अपना एग्जिस्टेंस रहता है, और वो दो कंपनियां मिलके एक बड़ी कंपनी हो जाती है। जैसे अभी करंट में जो सिचुएशन चल रही थी, जियो के ऑब्वियसली पीक पे शेयर्स जा रहे हैं, सब चीजें जा रही हैं, तो बाकी सारी जो कहा जाए कि जो इस तरह की सर्विसेज, जो मोबाइल सर्विसेज देने वाली, इंटरनेट सर्विसेज या कॉलिंग सर्विसेज देने वाली कंपनीज हैं, तो कहीं ना कहीं उनको अपना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखने की वजह से उन्होंने अमलगमेशन किया। तो अब अगर आप अमलगमेशन की तरफ जा रहे हो, यानी तो आपको बताना पड़ेगा ना कि आपने लॉन्ग टर्म आपके फंड्स कितने हैं, ओवरऑल टोटल फंड्स कितने हैं, और उन फंड्स में आप कितना इन्वेस्टमेंट किया है आपने। क्योंकि आप दो कंपनियां मिक्स होने जा रही हैं, तो वोडाफोन और आइडिया जब मर्ज हुई तो उन्होंने भी ये किया। तो अमलगमेशन इज काइंड ऑफ अ मर्जर। फिर और एब्जॉर्प्शन, जैसा कि हम लोगों ने बात करी कि एब्जॉर्ब कर लेती है दूसरी बड़ी कंपनीज और कंपनीज को अपने अंडर में, जैसे फेसबुक ने व्हाट्सएप या और भी कईयों को किया हुआ है, ठीक है। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं अपनी वैल्यू तो इंक्रीज करते हैं, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को इसमें अगर बात करी जाए इन्वेस्टमेंट की, तो जैसे टाटा वालों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और चीजों में और कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट अलग बात होती है। लेकिन अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्वायरिंग और मर्जर, ये जो चीजें है ना, ये अलग बात है। ये एक या इससे ज्यादा कंपनीज को जब या तो मर्ज हो रही हो या एक्वायरिंग हो रही हो, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आप कितने लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और आप नई कंपनी में भी कितना इन्वेस्टमेंट करोगे, ठीक। तो ये सब बताने के लिए हमें कैपिटलाइजेशन की नीड होती है, और ये अपने आप में बहुत बड़े टर्म है। अभी आप करंट में और एक्विजिशन के एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, इवन बैंकिंग सेक्टर में भी मिलेंगे। जैसे पंजाब नेशनल बैंक में कहीं ना कहीं दो बैंक मर्ज हो गए हैं, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। सेम इसी तरह सिंडिकेट बैंक मर्ज हो गया है केनरा बैंक में, और भी कुछ हुए हैं, एक बैंक को आई थिंक कोई और है। तो इस तरह से ये मर्जर्स हुए हैं, तो उनके कस्टमर्स बढ़ जाते हैं, कस्टमर डेटाबेस बढ़ जाता है, अकाउंट नंबर ऑफ अकाउंट्स बढ़ जाते हैं। और कहीं ना कहीं पंजाब नेशनल बैंक का अगर आप देखो तो एनपीए बहुत ज्यादा था, ठीक है। तो अब ऐसे बैंक्स अगर उसमें ऐड हो जाएं जिनका एनपीए जीरो है, मतलब यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, या हम लोग बात करें ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, उनका एनपीए नहीं था, और पंजाब नेशनल बैंक का एनपीए बहुत था, जो हम लोग काफी सुनते रहते हैं न्यूज में भी। एनपीए होता है कि आपने लोन लिया हुआ है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, और आपने वो लोन रीपे नहीं किया, तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब क्योंकि दो ऐसी बैंक्स ऐड हो गई जो प्रॉफिटेबल बैंक्स थी और जिनका एनपीए नहीं था, तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो एनपीए, पंजाब नेशनल बैंक का एनपीए कम हो गया, ठीक है।
तो ये इस तरह से बड़े बड़े डिसीजंस लिए ही इसीलिए जाते हैं कि अगर आपकी कोई चीज नहीं परफॉर्म कर रही है तो आप उसको खुद से कैसे कंट्रोल करो, खुद से नहीं कर पा रहे हो तो अगर आप किसी को एक्वायर करते हो तो उसके बेनिफिट्स आपके बेनिफिट्स में ऐड हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब में कैपिटलाइजेशन का नीड होती ही है। और करंट में आपको जो बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे इसके अभी, क्योंकि मार्केट में सिचुएशन इतनी अप एंड डाउन वाली चल रही है ना कि ज्यादा से ज्यादा कंपनीज ऐसा कुछ करने की कोशिश करें। फिर नेक्स्ट आ जाता है हम लोग एट द टाइम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैपिटल ऑफ अ कंपनी। हाँ, ये रीऑर्गेनाइजेशन भी होता है, यानी हमारी जो कैपिटल स्ट्रक्चर हो, मान लो हम लोगों ने अभी तक इतनी बात करी है ना डिबेंचर शेयर्स की। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अपने डिबेंचर्स 50-50 रखते हैं, शेयर्स 50-50 हमने डिबेंचर्स रखे हैं, ठीक। अब हम कह रहे हैं उसको रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, यानी हम अपने डिबेंचर्स में भी चेंज कर रहे हैं और अपने शेयर्स में भी चेंज कर रहे हैं। तो एक तरीके से हम पूरा का पूरा जो कंपनी का स्ट्रक्चर है वो रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और कैपिटलाइजेशन में और भी लॉन्ग टर्म जो हम लोग एसेट्स परचेज करते हैं, व्हीकल्स, लैंड, बिल्डिंग, ऐसा कुछ भी कर रहे हैं, तो उन सबको हम अगर रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जैसा कंपनीज अमलगमेशन में भी करती हैं, एब्जॉर्प्शन में भी करती हैं, या कई बार अपने आप को नया लुक देने में भी, जैसे इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है जो अभी बर्जर पेंट आ रहा है ना, बर्जर पेंट करके, अगर आप लोगों ने सुना होगा, अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाएंगे तो ये रीऑर्गेनाइजेशन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। क्योंकि बर्जर पेंट ने बहुत साल पहले, काफी मतलब हो गए होंगे मेरे ख्याल से 30 ईयर्स या और पहले भी हो गए होंगे, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपना पूरा का पूरा अपना स्ट्रक्चर चेंज किया, अपना कैपिटलाइजेशन चेंज किया और रीऑर्गेनाइज किया अपने आप को, इवन अपना ब्रांड नेम भी चेंज किया। क्योंकि आजकल ये ट्रेंड चला है ना कि जितने आप थोड़ा सा इंग्लिश नेम्स या ऐसा कुछ एक्सपोजर देते हो तो लोग आपको थोड़ा ज्यादा रिलायबिलिटी या आपकी ब्रांड इमेज अच्छी बन जाती है। इसलिए किया गया, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग इंडियन ब्रांड से ज्यादा फॉरेन ब्रांड्स को इम्पोर्टेंस देते ही हैं। तो अगर आप रीऑर्गेनाइज करते हो तो बर्जर पेंट उसका बेस्ट एग्जाम्पल है, आई होप सो। तो अगर आप उसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वो पहले कौन सा पेंट था, फिर बाद में बर्जर पेंट के नाम से इंट्रोड्यूस कराया गया। तो वो एक रीऑर्गेनाइजेशन था। फाइन, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरीज ऑफ कैपिटलाइजेशन की। इसकी थ्योरीज बहुत एज सच कोई इतनी डिफिकल्ट नहीं है, आसान है। तो दो थ्योरीज हैं। पहली थ्योरीज है कॉस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन। तो क्लास देखो, किसी भी सब्जेक्ट में जो थ्योरीज होती हैं वो कहीं ना कहीं उसका स्ट्रक्चर सेट करती है। जैसे हम लोगों ने कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी की बात करी, तो कहीं ना कहीं कैपिटल स्ट्रक्चर की जो चारों थ्योरी थी वो कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया, कैपिटल स्ट्रक्चर का बेस सेट किया। अलग अलग सिचुएशंस में आप कैसे चीजों को रखोगे तो बेस सेट करते हैं। सेम यही चीज कैपिटलाइजेशन की थ्योरी में भी है, ठीक है। तो कैपिटलाइजेशन का एक तरीके से ये बेस सेट करती है। तो पहला हम लोग बात करते हैं कॉस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन। दिस थ्योरी सेज दैट amount of capitalization is arrived at by adding up the cost of fixed assets। सिंपल सी बात है, ये यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि कॉस्ट थ्योरी जो कॉस्ट से रिलेटेड है, मींस जब आप जो आपकी एड जितने भी आपने अपने फंड्स ऐड किए ना लॉन्ग टर्म, उन फंड्स की जब आप कॉस्ट की बात करते हो, उन फिक्स एसेट्स की कॉस्ट की बात करते हो, तो हम उस थ्योरी को बोलते हैं कॉस्ट थ्योरी। सिंपल है, ठीक है। उन और वो एक कॉस्ट नहीं, हम सारे जो हम लोगों ने लॉन्ग टर्म फंड्स है ना, ये एसेट्स हैं, तो इनमें हम जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं टोटल, उस टोटल की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शेयर हो रहा है, प्लांट्स, मशीनरी, बिल्डिंग एक्सेट्रा, जो भी हमारे, और इसके अलावा जो भी चीजें हैं, उनकी जब हम कॉस्टिंग की बात करते हैं तो वो उसे हम कॉस्ट थ्योरी बोलते हैं। और आगे भी है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर द कॉन्टिन्यूअस ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी, द कॉस्ट ऑफ एस्टैब्लिशिंग द कंपनी एंड द प्रमोशनल एक्सपेंसेस। यानी आपकी वर्किंग रिक्वायरमेंट जो भी है, जैसे हम लोग वर्किंग अगर की बात करें, ऑपरेशंस की बात करें, तो उसमें तीन चीजें मेजरली आती हैं। पहला आता है लेबर कॉस्ट,
आपका प्रोडक्शन बनाने में जो भी लेबर की कॉस्टिंग आ रही हो। दूसरी चीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो होता है ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब हो गया कि आपकी लाइट, आपकी जो मशीनरी जो चल रही है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, वाटर अगर यूज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सारे जो ओवरहेड चार्जेस है। सेकंड इज ओवरहेड, फर्स्ट इज लेबर, सेकंड इज ओवरहेड, और जो थर्ड होता है वो होता है मटेरियल। ठीक है, तो आपकी तीसरी चीज होती है मटेरियल, यानी आप केमिकल यूज कर रहे हो, आप डस्ट यूज कर रहे हो, हाँ, अलग अलग जो भी रॉ मटेरियल आप यूज कर रहे हो अपना प्रोडक्ट बनाने में। तो ये तीन चीजें होती हैं जो वर्किंग कैपिटल में ऐड होती हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। और आप जो फिक्स्ड एसेट्स को जब आप लगा रहे होते हो, इंस्टॉल कर रहे होते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी कॉस्टिंग उसमें भी आ जाती है। जैसे हैवी मशीनरीज जब इंस्टॉल करी जा रहे होते हैं, या आपकी कंपनी में सिस्टम्स लगाए जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर्स यूज हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके इंस्टॉलेशन चार्जेस भी होते हैं ना, तो वो भी उसको कॉस्ट में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर उन्हीं सब चार्जेस और एक्सपेंसेस की बात करी जा रही है। तो यहाँ पर हम उसको बोलेंगे, ये मतलब ओवरऑल इन सब में जो भी कॉस्टिंग लग रही है इसको बोलेंगे कॉस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन। अब जल्दी से एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट इजली। इफ द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ अ फर्म आर रुपीज 8 लाख, जो हमारी फिक्स एसेट्स हैं वो 8 लाख की हैं, वर्किंग कैपिटल हमारा 4 लाख का है, एंड बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट, जो हमें एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट आ रही है हमारी, वो आ रही है 1,50,000। तो अब हमें कैपिटलाइजेशन निकालना है। तो कैपिटलाइजेशन हमारा क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स हमारी आ रही है 8 लाख, 8 लाख की है, वर्किंग कैपिटल हमारा 4 लाख, और बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट हमारी आ रही है 1,50,000। तो ओवरऑल क्योंकि हमारी जो ये कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं इंडल्ज तो इन्हीं इन्हीं चीज के बिहाफ पे हो रही है ना, यानी हम अगर ओवरहेड लगा रहे हैं, वर्कर्स यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी तो चार्जेस का पार्ट है, वो भी तो वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में आजकल टीवी और वो सेट टॉप बॉक्स सारी चीजों का इंस्टॉलेशन कराया जाता है ना। तो अगर मान लो आपने टेलीविजन लगाया और टेलीविजन के साथ ये सारी आपने चीजें ली हैं, सर्विसेज ले रहे हो आप किसी भी कंपनी की, तो आप तो पूरा प्राइस बताओगे ना भाई, आपको कितने चार्जेस पड़ा, टेलीविजन को हटा दो, ठीक है, उसके अलावा आपको कितने चार्जेस की अगर हम लोग बात करेंगे, तो हम लोग ओवरऑल बात करेंगे ना कि हमने सेट टॉप बॉक्स इंस्टॉल कराया, एक पर्सन आया था, तो आप ओवरऑल चार्जेस बताओगे ना कि इतने पैसे लगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही बात हो रही है। तो यहाँ पर फर्म की फिक्स एसेट्स और फिक्स एसेट्स को इंस्टॉल कराने में कितना खर्च आ रहा है वो भी, और आपकी वर्किंग कैपिटल, क्योंकि वर्किंग कैपिटल जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है उसमें कितनी कॉस्टिंग आ रही है। तो कैपिटलाइजेशन का मतलब हो गया ओवरऑल वैल्यू आपकी हो गई, ठीक है। तो ओवरऑल वैल्यू हमारी हो गई 13,50,000। फाइन। तो ये आसान थ्योरी है। फिर हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट थ्योरी पे। ठीक है, नेक्स्ट है द अर्निंग थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन। अर्निंग थ्योरी में हम लोग सोचते हैं द अर्निंग थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन रिकॉग्नाइजेस द फैक्ट दैट ट्रू वैल्यू ऑफ अ एंटरप्राइज डिपेंड्स अपॉन इट्स अर्निंग कैपेसिटी। जैसे बहुत सारे लोग वो बात करते हैं ना कि अगर हमें कॉस्ट पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कितना बेनिफिट हो रहा है। ये कई लोग बात करते हैं कि हमारी अर्निंग पहले हमें पता होनी चाहिए कि अगर हम ये काम करेंगे तो हमारी अर्निंग कितनी होगी, हमारा फायदा कितना होगा। बहुत सारे लोग इस पे बात करते हैं। कुछ लोग कॉस्ट पे बात करते हैं कि कॉस्ट कैसे घटाई जाए तो अर्निंग तो बढ़ी जाएगी, और कुछ लोग बात करते हैं कि हमारी अर्निंग्स कैसे बढ़ जाए, हम लोग उस पर बात करते हैं। तो अर्निंग थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन इसी की बात करते हैं। दिस थ्योरी signifies the capitalization of a company depends upon its earning and the expected fair rate of return. Earning is kind of rate of return, यानी आपको जितना अर्न हो रहा है, यानी आपके रिटर्न्स कितने आ रहे हैं, ऑन इट्स कैपिटल इन्वेस्टेड, यानी आपने जितना अमाउंट लगाया है, जितनी कैपिटल पूंजी आपने कंपनी में लगाई है, आपको उससे कितने रिटर्न्स आ रहे हैं, कितने अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं। तो अर्निंग थ्योरी उसी पे बेस है। So it says the value of capitalization is equal to the capitalized value of the estimated earnings. ठीक है, क्योंकि इससे हमें हेल्प हो जाती है और हमें ये पता चल पाता है कि भाई हमने कितनी वैल्यू लगाई थी और उसके बाद हमारी अर्निंग्स कितनी ज्यादा हुई।
अब आगे हम इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो हम लोगों को ये क्लियरली समझ आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, if there is a company which has an estimated average profit of rupees 25,000, कोई कंपनी है जिसका एस्टिमेटेड प्रॉफिट है 25,000, बहुत छोटी कंपनी है, ओनली 25,000। ओके, चलो कोई बात नहीं। इन फर्स्ट फ्यू इयर्स एंड अर्निंग ये पहले कुछ सालों में उन्होंने बोला है कि उनको 25,000 का प्रॉफिट हो रहा है, और जो रिटर्न्स आ रहे हैं अर्निंग पे उनके, वो 5% ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड, यानी जो उन्होंने कैपिटल एक्चुअल में इन्वेस्ट करी है उसका 5% उनको रिटर्न्स आ रहे हैं। इन्होंने अप्रोक्सीमेटली बनाया है। द कैपिटल विल बी, तो जो कैपिटलाइजेशन हम निकालेंगे वो निकालेंगे इस फॉर्मूले से, जो नीचे में फॉर्मूला दिख रहा है। कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट और एक्सपेक्टेड अर्निंग्स डिवाइडेड बाय फेयर रेट ऑफ रिटर्न। हम लोगों को ऑब्वियसली ये बात पता है कि अगर हमें किसी भी चीज का होता है ना वैल्यू निकालनी पड़ती है, तो जितना हमने अर्न किया है और उससे हमें जितने फायदे हो रहे हैं, रिटर्न्स हो रहे हैं, तो उससे डिवाइड कर दें तो हमें एक्चुअल परसेंटेज निकल आता है। तो यहाँ पर भी लगभग वही बात करी है। जैसे हम लोगों फॉर एग्जाम्पल बात करी थी ना कि कॉस्ट अगर हम लोगों को निकालनी थी उसमें, तो हम लोग क्या करते थे, EBIT को डिवाइड करते थे वैल्यू ऑफ द फर्म से। तो यहाँ पर भी उसी तरीके का है ये फॉर्मूला। तो हम लोग नेट प्रॉफिट या जो हमें एक्चुअल में प्रॉफिट आ रहा है, या हम एक्सपेक्टेशंस भी करते हैं इसमें कि फ्यूचर में हमें इतनी अर्निंग होगी, तो यहाँ पे वही एक्सपेक्टेशंस की बात करी गई है। हमने कुछ एक्सपेक्ट किया है या एक्चुअल में जो नेट प्रॉफिट हमें अर्न हो रहा हो, उससे हम जो हमारे फेयर रेट और रिटर्न्स जो हमें मिल रहे हैं फेयरली, उसको डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पर ये कैपिटलाइजेशन में यही किया गया है। 25,000 जो आप देख रहे हो यहाँ पे आपको प्रॉफिट अर्न हो रहे हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाइड इंटू 100 और डिवाइडेड बाय 5%, क्योंकि 5% इन्होंने ये माना है कि इनको रेट ऑफ रिटर्न्स आ रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर इन्होंने उसकी बात करी है, क्योंकि ये परसेंटेज में दिया जा रहा था इसलिए वो 5 नीचे है और 100 ऊपर कर दिया गया है। तो आपका कैपिटलाइजेशन अमाउंट कितना पड़ा, ₹5 लाख। फाइन। तो ये हमारी अर्निंग थ्योरी की हेल्प से, बस अर्निंग थ्योरी में ये छोटा सा फॉर्मूला है, बाकी कॉस्ट थ्योरी में तो सिर्फ आपको ऐड ही करना है। तो इस तरीके से हमने अपनी थ्योरीज हम लोगों ने पढ़ी, और इस तरह से हम लोगों ने बात करी है कैपिटलाइजेशन की। ठीक है, आई होप क्लास आपको समझ आया होगा, और किसी को कोई इश्यू है तो आप पूछ सकते हो। एंड रेस्ट स्टूडेंट्स आपने अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दी है। ईशा, तनुष्का, आयुषी, अनामिका, यशी, स्नेहा, अक्षत, हर्ष, हिमांशु, सिमरन, आयुष, हर्षित, आर्या, सिद्धार्थ, अभय। ओके, रेस्ट कोई और बचा है जिसकी अटेंडेंस अभी नहीं हुई है? क्लास किसी और को अपनी अटेंडेंस मेंशन करनी है? ओके, श्रेयश, यस, एनीवन एल्स? अबे ओके, जिसने अटेंडेंस अभी तक मेंशन नहीं करी है सिर्फ वो करे मेंशन। स्नेहा आपने अटेंडेंस दे दी है अपनी? स्नेहा? यस मैम। ओके बेटा, ओके, यस यस, ओके, थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.